हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। रोजी रोटी का तीसरा एपिसोड है और हम कर रहे हैं आपका स्वागत नयन पारीक्षी के साथ, भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, स्ट्रेटजिस्ट, मैनेजमेंट गुरु और साथ में एडवाइजर। गहरी पकड़ है भारत की इकोनॉमी के ऊपर, गहरी समझ है, बारीकियों के साथ छोटी छोटी चीजों को निकालकर हमारे दर्शक मित्रों के लिए बाहर ले आते हैं। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं रोजी रोटी के अंदर, वो विषय आपकी और हमारी रोजाना की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और कोरोना काल में हम लोगों की नौकरियां गई, वेजेस कम हुए और बहुत सारी खबरें ऐसे ही जहां लोगों को बहुत त्रास मिला, बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन इसके जो डेटा थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, या क्या कह सकते हैं कि थोड़े से ऐसे लगता है फॉगी थे, हेजी थे। अभी एक सर्वे आया है बहुत बड़ा, कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन का, सीआईए का, जिसने चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। और बहुत बड़ा सर्वे है 81,000 इंडस्ट्री का, और इसके अंदर क्या तस्वीर निकल कर आती है उसके बारे में सवाल करेंगे। सबसे पहले नयन पारिक जी, स्वागत है, आपने कीमती समय निकाला, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत आभार। शुरुआत पहली टिप्पणी से करते हैं, ये सर्वे क्या कहता है? देखिए, ये एक तो सीआईए का सर्वे है, तो सभी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एक जो एपेक्स बॉडी है उसका, और उनके साथ जुड़े हैं 40 एसोसिएशन। तो इसीलिए समझिए हमारे यहाँ जितने राज्य है ऑलमोस्ट उससे भी ज्यादा एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा जो सर्वे है वो भले ही ये एसोसिएशन तमिलनाडु बेस्ड है, जी जी, पर ये सर्वे जो है वो पूरे इंडिया के बारे में। जी। दूसरा, अभी ये कोरोना काल के बाद और ये जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुए हैं उसके बाद का ये सबसे बड़ा सिस्टमैटिक, जो 81,000 सेल्फ एम्प्लॉयड और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कवर करता है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। जहां तक मेरा ध्यान है, ये ऑलमोस्ट पहला ऐसा सर्वे है जी। और उसके जो फाइंडिंग्स है वो थोड़े चौंका देने वाले हैं। जी। देखिए, हम सबको लग रहा था कि स्टिमुलस पैकेज है, पर हम जब लोगों से बात करते हैं जी। तो उन तक शायद स्टिमुलस पैकेज पहुंचा है कि नहीं। जी। तो इस सर्वे ने जिन लोगों से, जैसे 81,000 यूनिट से बात की है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से बात की है, उसमें 88% जी। कह रहे हैं कि उन तक स्टिमुलस पैकेज नहीं पहुंचा। आपका मतलब है कि स्टिमुलस पैकेज जो कि भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया था, 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज के नाम से आया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है। वो 88% तक नहीं पहुंचा है। 10-12% को कहीं पहुंचा हो तो अलग बात। ओ, 8% तक नहीं। और ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के भी कोई कोई जो इंसेंटिव्स पहुंचे हुए हैं उसके बारे में भी बात है। तो अच्छा। इसीलिए ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कोई अपने भी इंसेंटिव कोरोना काल में करे हैं, और ऐसे ही सब राज्यों ने किए होंगे। जी जी उस सबको मिला के जी। सिर्फ 88% को नहीं मिला है, सिर्फ 12% को मिला है। जी तो जी जी। इसीलिए एक ये जानने वाली, हम लोगों के लिए नोट करने वाली बात है, सरकारों को एक ध्यान में लाने वाली बात है कि हम ये स्टिमुलस पैकेज को कैसे रिपैकेज करें, क्योंकि ये कोई बड़ी यूनिट के लिए नहीं था। जो स्टिमुलस पैकेज था वो हमारे जो गरीब भाई है वो और गरीब ना हो जाए, जी जो पॉवर्टी लाइन के आसपास थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन ना पहुंच जाए, जी जो ऑलरेडी जद्दोजहद में है उनकी जिंदगियां और तकलीफ में ना आ जाए, उसके जी लिए था। जी ये कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के लिए था नहीं। दूसरा, जो हम सेल्फ एम्प्लॉयड और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, वो इंडिया के जीडीपी में 30% से ऊपर, 1/3 जीडीपी उनसे आती है। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 40 से 50%, तो आधा एक्सपोर्ट जो होता है हमारे जी देश जी जी वो इनसे आता है। एम्प्लॉयमेंट में ये कहीं करीब 10 करोड़ यूनिट्स है, जी तो शायद उसके आसपास का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जी। तो इसीलिए ये एक इतना बड़ा समूह है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यदि उनमें से 88% को नहीं पहुंचा है लाभ, तो हम लोगों को अपनी स्कीम्स को देखने का अवसर आ गया कि भाई ये कैसे इस स्कीम को ऐसे बनाएं ताकि जिन तक हम लोग कहते हैं कि वो पहुंचना चाहिए वो पहुंचे। और ऊपर से ये सिचुएशन के कारण इसमें से कहीं 73% यूनिट्स ने जी पिछले साल कोई भी प्रॉफिट नहीं किया।
73% यूनिट्स ने, एसएमई ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है। बिल्कुल। बहुत बड़ा ये तो फिगर है। और करीब आधे से ज्यादा यूनिट जो है वो अपना एम्प्लॉयमेंट कम करें, या उन्होंने किसी, जैसे फुल टाइम था उसको पार्ट टाइम कर दिया, किसी को निकाल दिया, किसी को गोल्डन हैंडशेक करके निकाला, पर उन्होंने 59%, अबाउट 60% ऑफ यूनिट्स हैड टू रिड्यूस देयर एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट को जो एक हम लोग बड़ी समस्या मानते हैं, उसमें जो हमारा बैकबोन है इकोनॉमी का, उसमें कहीं 60% यूनिट्स हैड टू से गुड बाय टू देयर पीपल। ये नयन जी बड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और दर्दनाक आंकड़ा है कि जहां पर इतने सारे लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, तो फिर इन हालातों के अंदर वो जो कुछ और सर्वे आ रहे थे, जो हेल्थ के सर्वे भी हैं, जहां पर बताया जा रहा है, आरबीआई ने भी इस बात को मंजूरी दी है कि हाँ, एक आम भारतीय की जो हालत है कमजोर हुई है इस साल बहुत ज्यादा। हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, बोरोइंग किया है, प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाले हैं, गोल्ड बेचा है, सब कुछ करके अब अगर इतना कमजोर वर्ग हो जाएगा ये सारा का सारा, और ले दे के हमने उनको दिया क्या है, अगर डायरेक्ट है एक 5 किलो अनाज बस, इससे ऊपर तो नहीं दिया, वो भी 82 करोड़ को, तो क्या फिर इस किस्म के जो लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं, वो इकोनॉमी का सहारा कैसे देंगे? इनफैक्ट ये सर्वे की एक और अच्छी बात मुझे लगी है, जो आप मुझे पूछ रहे हैं, वो इन्होंने ये 81,000 लोगों को पूछा कि जी भाई आपको तकलीफ है, तो अब आपको कैसे मदद करें, जी हमारी ये स्कीम जो अभी आई है वो नहीं चल रही है, तो जी आपको और क्या क्या दे, तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, आप दो पैसे कमा सकते हैं, नुकसान की जगह प्रॉफिट में आ जाए, और आपका जो स्टिमुलस पैकेज नहीं पहुंचा है वो आप तक पहुंचे, उसके लिए क्या करना चाहिए। और जी उसमें जो 3-4 चीजें उभर के आई है वो थोड़ी सी नोटवर्दी है, और जी मेरे ख्याल से कर भी सकते हैं। जी एक तो इनका ये कहना था कि भाई जो अभी हमारे 40 लाख की लिमिट है कि 40 लाख तक का टर्नओवर आपका हो तब तक आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल और सही। 1.5 करोड़ का जब तक आपका टर्नओवर हो तो कंपोजिट स्कीम में आप 1% भर के अपना मुक्ति पा सकते हैं। इनका कहना है ये यूनिट्स का और उनके प्रतिनिधि जो है उनका, कि आप ये लिमिट जो है वो इस साल के लिए 4 करोड़ कर, जी कि जो भी हमारे छोटे यूनिट्स है जी उनके लिए 4 करोड़ की एक लिमिट करे। और अभी के जो जीएसटी के मेरे ख्याल से स्टडीज हुए हैं उसमें हर एक में रिवील हुआ है कि हम लोग जो वो 2080 का प्रिंसिपल से चल रहे हैं, 80% जो लोग हैं वो कहीं 20% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसमें से लोअर पिरामिड में से हम लोगों को हटा दे थोड़े से, तो मेरे ख्याल से जीएसटी का हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम आ जाएगा और हमारी रेवेन्यू इतनी ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो 80% रेवेन्यू है वो टॉप 20% से आ रहा है। तो जी इसीलिए जी मैं जी समझ रहा हूँ कि ये जो जीएसटी के एग्जेम्पशन की बात है वो एक साल के लिए जरूर करनी चाहिए। इनफैक्ट जो इसके साथ महंगाई का है, क्योंकि हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, केरला हाई कोर्ट ने अभी कहा है कि आपकी जीएसटी काउंसिल है वो सेंट्रल जीएसटी काउंसिल को बताएं कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी काउंसिल में और जीएसटी में लाना चाहिए अमरेला में, ताकि वो हर एक राज्यों में जो अलग अलग जीएसटी है, हमारे यहाँ 18-28% की जगह जो 100% प्लस का टैक्सेस है वो सब कम हो जाए। और केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमारी गुजारिश है कि वो इसका निर्णय जीएसटी काउंसिल का जो सेंट्रल काउंसिल है वो भी 2 वीक में ले ले। तो एक अवेयरनेस हो रही है कि भाई जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल और डीजल को लाएंगे तो इन्फ्लेशन का कोई एटलीस्ट कंट्रोल आएगा। यहाँ पर एक सवाल उठता है नयन भाई कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल कम से कम आने वाले कई सालों तक तो नहीं आता लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसकी एक शुरुआत 1-2 साल पहले होनी थी एटीएफ से, एविएशन टरबाइन फ्यूल से। सरकार एटीएफ पे क्यों नहीं देती? क्योंकि अगर वो एटीएफ पे दे देती है तो उसके ऊपर जो सारे टैक्सेस हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, और जैसे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा एयरलाइंस इंडस्ट्री से आता है सरकार को, वो भी बंद हो जाएगा, मैं आपको बताऊं देखा जाए तो, क्योंकि आ, फिर तो टोटल लॉस है। और सरकार ने इस बात की कैलकुलेशन किए भी हुए हैं। अब चूंकि मैं भी एक ऐसे विभाग से ताल्लुक रखता आया हूं जहां पे ये सारी चीजें मायने रखती है, और पेट्रोलियम और डीजल में कहीं अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया तो मान के रखिए सरकार के पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नील पे आ जाएगी। और यही एक कारण है कि कोई भी इस काम धेनु गाय को छोड़ना नहीं चाहता है।
और वो जीएसटी में लाना नहीं चाहता है। इसलिए आप सुनते जाइए और दोष वो मढ़ते जाएंगे कि हाँ, विदेशों में क्रूड बहुत महंगा है। अब आप 32 रुपए का पेट्रोल खुद 104 रुपए में बेचेंगे और दोष उन पर लगाएंगे, तो फिर कहां तक उचित होगा। ये आपने इंडस्ट्री का सर्वे बताया, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। हमारी रोजाना की जिंदगी, रोजी रोटी से इनका ताल्लुकात है। और हमारी जो सफरिंग्स जो आई हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एक डाउन ट्रेंड आया, वो यहीं से निकल कर आता है दोस्तों। एक दूसरा इशू की कमोडिटी प्राइसेस, जिन्स के जो प्राइसेस हैं सारे, जिसे हम एक तरह से कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हर वो चीज जो दोस्तों आप खरीद रहे हो मार्केट में, घर की चीज, चाहे वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो चाहे नॉन डिस्क्रिशनरी। अब यहाँ पे मैं बता दूं, नॉन डिस्क्रिशनरी वो होती है जो रोजी रोटी वाली, रोज की आटा तेल चावल की चीजें होती हैं, और डिस्क्रिशनरी वो होती है कि जेब में अगर 2 पैसे बच जाए तो हो सकता है कोई आप टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव या फिर घर के पर्दे लेने चले जाओ, फर्नीचर लेने चले जाओ। ये लेकिन वो तब होता है जब आपकी पॉकेट में कुछ पैसे हो, और वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उसमें ऑटोमोबाइल और टू व्हीलर्स भी हैं। और तीसरी बार दाम बढ़े हैं इस साल में कारों के और टू व्हीलर्स के इंडिया में। इसके अलावा तीसरी बार ये बढ़ने जा रहे हैं दाम आपके सारी चीजों के, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल फोन्स हो, क्योंकि उनके रॉ मटेरियल सब महंगे हो गए हैं, मेटल्स महंगे हो गए हैं। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। नयन भाई, हमारे ऊपर तो दोहरी मार हो गई साहब। हम तो इधर से भी पिस रहे हैं, उधर से भी पिस रहे हैं, तो दो पाटन के बीच में साबुत बचाना तो है, तो हमारी तो बुरे हाल हो गए। कैसे निकलेंगे बाहर सर इनसे? देखिए, जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो हमारे रोजी रोटी के जो मित्र हैं देखने वाले, उनसे मैं बता दूं कि 2 प्रकार के इन्फ्लेशन रहते हैं मेजर। एक तो डिमांड वाला और दूसरा कॉस्ट पुश। डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, ये 2 इन्फ्लेशन है। अब डिमांड पुल वाला इन्फ्लेशन इसीलिए अच्छा इन्फ्लेशन माना जाता है, जैसे 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं शरीर में, एक अच्छा माना जाता है, बुरा माना जाता है। तो डिमांड पुल जो है वो इसीलिए अच्छा माना जाता है कि वो ग्रोइंग इकोनॉमी का एक प्रतीक है, क्योंकि आपके यहाँ डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई इतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है और दाम बढ़ रहे हैं। तो इससे एटलीस्ट इकोनॉमी एक्सपांड होती नजर आ रही है, उससे जॉब्स क्रिएट होंगे वो नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो एक पॉजिटिव इन्फ्लेशन माना जाता है। कॉस्ट पुश वो एक दूसरा प्रकार का इन्फ्लेशन है जो कि दामों के बढ़ने से होता है। तो वो लेबर के दाम हो, इनपुट के दाम हो, हमारे केस में तो अभी इनपुट के दाम है, लेबर तो ऊपर से इतने ज्यादा नहीं बढ़ पाए हैं, पर जो इनपुट के हर चीज के दाम 50% से 100% बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, हमारी कॉमोडिटीज के दाम जो बढ़ गए हैं, उसके कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसमें जो कॉस्ट पुश का इन्फ्लेशन ये बताता है कि डिमांड वो की वो रही है, इकोनॉमी नहीं आगे बढ़ी है, जॉब्स क्रिएट नहीं हुए हैं। तो डिमांड वो की वो रहे। और यदि आपका सप्लाई साइड से जो इन्फ्लेशन आता है, कॉस्ट पुश साइड से जो इन्फ्लेशन आता है, वो आपको, जैसे आपने कहा, दोहरी मार देता है। एक तो दाम बढ़ते हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो इकोनॉमी जो है वो इस प्रकार के इन्फ्लेशन का हमेशा ही डरती रहती है और ये चाहती है कि कैसे हम लोग इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की ओर चले जाएं, विच इज गुड फॉर इकोनॉमी। पर देखिए, जीडीपी ग्रोथ के हमारे जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं वो कहीं डबल डिजिट से अब 9 के आसपास आ गए हैं। तो दूसरी लहर आ गई है, अभी डेल्टा प्लस की बात चल रही है। तो इसीलिए ये जो महामारी है वो अभी इमीडिएटली खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही है। बॉम्बे में मेरे ख्याल से जो आंकड़े कम हुए थे वो कहीं पिछले 1-2 दिन में फिर थोड़े से बढ़े हैं, भले मार्जिनली बढ़े हैं। तो ये सब चीजों का जो प्रभाव है, और ऊपर से आपके जो भाव बढ़ रहे हैं, नौकरियां जा रही है, यूनिट्स जो छोटे हैं, मॉम एंड पॉप शॉप वाले हैं, वो कमा नहीं रहे हैं। तो ये सब मिला के जो एक सिचुएशन हो रही है, और स्टिम्युलस ज्यादातर लोगों को पहुंच नहीं पा रहा है, तो इसको रिपैकेज करने की जरूरत है। और वो सब करेंगे तब जाके कॉस्ट पुश से हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे आएंगे, जबकि लोग डिमांड करना चाहेंगे। पीपल आर रेडी टू स्पेंड बिकॉज दे हैव मनी इन देयर पॉकेट। अभी उनके पास पैसे नहीं है, वो ऊपर से अपनी जो डिमांड है वो कम करते जा रहे हैं, क्योंकि पैसे कम होने के कारण उनको, जो गरीब है, उनको तो जैसे थोड़े से पैसे कम हुए, उनकी इवन बेसिक रिक्वायरमेंट वो नहीं मीट कर पाते हैं। और ये महामारी का मेरे ख्याल से एक जो सबसे ज्यादा
परेशान करने वाला एस्पेक्ट ये है कि हम लोग समझ रहे हैं कि जो हम लोग बीपीएल के नीचे से उन लोगों को ऊपर उठा रहे थे, वो अब हम पॉवर्टी लाइन से बीपीएल की और लोगों को जाते हुए देख रहे हैं। तो इसीलिए हमारे में से कुछ एक जो मित्र है जो कि खाना खाने का और बेसिक जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। और ये हमारे सबके लिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आसपास में देख रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं। एक्चुअली महंगाई पर मेरा एक लेख आया अभी, आज ही शायद आया है, तो जिसपे मैंने कहा था कि दो हिस्सों से इन्फ्लेशन सरकार पुश कर रही है। एक हिस्सा वो जो बाहर तो कमोडिटीज की कीमत महंगी हो ही रही है, ऊपर से भारत सरकार ने कस्टम्स ड्यूटी ज्यादा बढ़ा दी है। तो वो रेस्ट्रिक्टिव जिसे ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उसके अंतर्गत जब आप वो कीमतें बढ़ा देंगे, ड्यूटीज बढ़ा देंगे, तो उसका फिर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है ओवरऑल आ जाता है और चीजें महंगी हो जाती हैं। और दूसरा वो जो हमने इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल यानी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है उसको बढ़ा दिया हमने। अब ये एक अजीब सी थ्योरी निकाली जा रही है, पहले भी थ्योरी थी कि इन्फ्लेशन को बढ़ाओ तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। सर ये बात ना गले से उतरती नहीं है। हालांकि सरकारें खुश हो सकती हैं, लेकिन वो कह सकते हैं देखिए 10% तरक्की हो गई, पहले 100 का रेवेन्यू आया, अब 110 का रेवेन्यू आ गया, लेकिन वो ये नहीं पहचानते कि 110 में वही चीज आई है जो पहले 100 में आ रही थी। तो वो ग्रोथ नहीं है इन रियल टर्म्स, वो हम वही के वही हैं या हो सकता है उससे नीचे आ गए हैं। इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे के ग्रोथ को बढ़ावे देने की स्ट्रेटजी क्या ये बूमरैंग नहीं कर सकती? मेरे ख्याल से वही एक फर्क है डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। यदि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है जहां की लोगों के हाथ में आपने पैसे रखे हैं और लोगों के पास वो पैसे हैं जिससे कि वो चीजें खरीदना चाहते हैं, और शॉर्ट टर्म में वो सप्लाई वो का वो रहा है और उसके कारण जो डिमांड बढ़ी है और उसके कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, वो एक थोड़ा सा हम लोग हेल्दी हेल्दी इन्फ्लेशन मान सकते हैं कि भाई आपकी जो डिमांड है वो हमेशा सप्लाई से थोड़ी एक आगे रहती है और उसके कारण आपका जीडीपी ग्रोथ भी रहता है, उसके कारण आपकी डिमांड भी बढ़ती रहती है, उसके कारण नई फैक्ट्री आती है, उसके कारण नए रोजगार आते हैं और वो सब फाइनली थोड़ा सा इन्फ्लेशन हमारे सबके लिए बेरेबल हो जाता है जब हमारे पास नई नौकरियां हो या नौकरियों में हमारे पास अच्छे पगार हो और यदि हमारे पास अच्छी आमदनी हो, इनकम हो, तब हम लोग 2 पैसा ज्यादा देने में हिचकिचाते नहीं है। हम सब खुश होते हैं कि चले भाई 2 पैसा वो भी कमा रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी कर रहा हूँ, मेरी नेसेसिटीज तो ऑलरेडी मीट हो रही है। तो ये एक हेल्दी इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है। हम जो अभी फेस कर रहे हैं वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड बीइंग द सेम, तो इसीलिए नौकरियां हम देख रहे हैं कि जा रही है और दाम बढ़ रहे हैं। तो ये दो दोहरी मार ओर है से ये, चपत है। मतलब महामंदी है, वेजेस कम हैं और इन्फ्लेशन हाई है। तो इन परिस्थितियों के अंदर ये जो नयन भाई ने कहा बिल्कुल सही है कि अगर महंगाई थोड़ी है, ग्रोथ भी है, हमारे वेजेस अगर बढ़ रहे हैं उसके साथ में, तो हम उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अब वेजेस घट रहे हैं या स्टैग्नेंट हैं और महंगाई बढ़ रही है। एक लास्ट छोटा सा एक इशू, इंटरेस्ट रेट जो है बैंकों में तो कम से कम होते जा रहे हैं और सरकार की और बैंकों की ओर से कोई ऐसा इंडिकेशन नजर नहीं आता, आरबीआई की ओर से, कि कहीं ना कहीं रेट्स को बढ़ा दिया जाए थोड़ा बहुत आम आदमी के लिए बैंकों के अंदर। क्योंकि अब अगर 13% के आसपास होलसेल प्राइस इंडेक्स है और 6.5-7% अगले महीने तक शायद 7-7.5 भी क्रॉस कर जाए और हमें 2.75 और 3% का बैंक में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो फिर किसके लिए? पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था सर। देखिए इंटरेस्ट रेट जो है अभी तो ऊपर से गिर रहे हैं, ऊपर से आप देखिए कि पिछले 1 साल से बढ़ने की तो बात छोड़िए, इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी उसी ओर जा रही दिखती है। पर इसमें सब में मुझे थोड़ा सा जो सिल्वर लाइनिंग दिखती है, जो थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म पे मैं इस हमारे टॉक को एंड करना चाहूंगा, तो ये है कि यूएस फेड जो बोल रही थी कि भाई 2-3 साल कोई भी ब्याज नहीं बढ़ेगा, उन्होंने अभी लास्ट वीक इंडिकेशन दिया है कि ब्याज जल्दी, देरी से नहीं शायद बढ़ेंगे। तो उसका जो हम लोग प्रतिसाद देख रहे हैं दूसरे तरीके से, स्टॉक मार्केट पे उसका असर देख रहे हैं, बाकी की जगह पे उसका असर देख रहे हैं। पर पार्टली आप जो बोल रहे हैं कि यदि यूएस फेड रेट बढ़ाता है अपने ब्याज के और लग रहा है कि जल्दी बढ़ाएगा देरी के बजाय, तो मेरे ख्याल से इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में उसका एक असर होगा। और यदि उसका असर होता है और हम लोग
गोल्ड प्राइस जो कम हो रहे थे वो इस बार थोड़े से फॉर्म अप हुए हैं बेस्ड ऑन दिस मैक्रो ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। वो मैं समझ रहा हूँ कि एक हमारे लिए उम्मीद का एक दूर सा किरण दिख रहा है कि यूएस फेड में ब्याज बढ़ेगा, बाकी की दुनिया में कहीं ब्याज बढ़ेगा और हमारे यहाँ भी ब्याज बढ़ेगा। और वो ब्याज जो हमारे जो छोटे छोटे भाई है उनकी जेब में 2 पैसे डाल सकता है, उनकी थाली में कुछ खाना दे सकता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक अच्छा काम होगा और ये होने की कोई एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो दोस्तों, दरअसल हम यानी कि आम आदमी भारत का एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जहां से उसका निकलना बड़ा मुश्किल है। ये एक चक्रव्यूह की वाली बात है कि वो लास्ट में मैं जाके निकल जाऊंगा, लेकिन वो छठे भाग तक आता आता, सातवें भाग तक आते आते या राउंड तक आते आते हमारी स्थिति लगता है अभिमन्यु जैसी ही होने वाली है, उससे बेहतर तो नहीं होगी। खैर दर्शक मित्रों, यहाँ लेंगे आपसे इजाजत और आप दीजिएगा फीडबैक, हमें बताइएगा आपको रोजी रोटी का एपिसोड कैसे लगा। कोई आखिरी टिप्पणी नयन जी? मैं समझ रहा था कि रोजी रोटी में हम लोग जो हमारे मित्र हैं उनसे भी पूछे कि हम लोग किस बारे में चर्चा करें। बिल्कुल तो यदि बिल्कुल। उनकी ईमेल, उनके कोई सुझाव आए, क्योंकि अभी तो हम लोग आप अपने तरीके से और बड़ी बारीकी से देखते रहते हैं और बहुत अच्छे रेलेवेंट टॉपिक निकालते हैं, पर मैं समझ रहा हूँ कि यदि उनकी ओर से आए कि उनको ये विषयों पे हमारी बात सुनने का मजा आएगा, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो विषय भी हम लेना चाहेंगे और उसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर ले, तो वो जो सुनना चाहते हैं उसके आसपास कहीं हम पहुंच जाए, वो एक मेरी इच्छा है, वो रिक्वेस्ट। आपको हैरानी होगी कि एक दो तीन सजेशन आए हैं मेरे पास, मेल आए हैं बांग्लादेश से। अरे उन्होंने कहा कि ये रोजी रोटी टाइप का प्रोग्राम हमारे लिए क्यों नहीं है, तो हमको भी उसमें इंक्लूड कीजिएगा। ये मेल्स मेरे पास आ गई हैं सर, मैं आपको पहले बता दूं, वंडरफुल, और वो भी दूर दूर देश से आई हैं। तो बहुत बढ़िया। कभी होगा तो देखते हैं कि ऐसा कुछ करेंगे उनके लिए भी। और वैसे हम, मैं बता दूं, नयन भाई का बांग्लादेश भी रिश्ता है और ये वहां भी पढ़ाने के लिए जाते रहे हैं और वहां भी विजिटिंग फैकल्टी हैं ये बांग्लादेश के अंदर भी, एज एन इकोनॉमिस्ट होने के नाते। तो खैर दोस्तों, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा और नयन भाई का करते हैं हम एक तरह से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला हमारे साथ आए। दोस्तों अपनी फीडबैक देते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नए मुद्दे के साथ और नए मेहमान के साथ। शुक्रिया आपका।